बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो इफ़ेक्ट डालते हैं या आप कह सकते हैं कि जो फेवर करते हैं कॉन्जुगेट एडिशन को। ठीक है, जो कॉन्जुगेट एडिशन को होने में उसकी टेंडेंसी को इंक्रीज़ होने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक, तो पहला फैक्टर जो है हमारे पास वो है नेचर ऑफ़ कार्बोनाइल ग्रुप। नेचर ऑफ़ कार्बोनाइल ग्रुप किस तरह से जो है वो कॉन्जुगेट एडिशन को सपोर्ट करती है या फेवर करती है, ये हम लोग देखेंगे। उसमें क्या होता है कि जितना कार्बोनाइल ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है उतनी ज़्यादा वो डायरेक्ट एडिशन देता है, मतलब कि उसमें एडिशन जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप पे होती है। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल आएगा। वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा अगर कार्बोनाइल ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसको अपने साथ रिएक्ट करवा लेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप पे एडिशन हो जाएगी और कार्बोनाइल ग्रुप पे जो एडिशन होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एडिशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लेस इलेक्ट्रोफिलिक अगर कार्बोनाइल ग्रुप होगा, जब लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, तो फिर उसमें जो है कॉन्जुगेट एडिशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो और जो ऊपर लिखा है ना कि नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन बीटा अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रोफाइल, तो बीटा अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रोफाइल हम कह रहे हैं डाइईन को, मतलब कि डाइईन भी कह सकते हैं। मैं बीटा जो है अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रोफाइल, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं ये जो हमारे पास ऐसा बॉन्ड है जिसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, जैसे हम लोग इनोलेट वगैरह बनाते हैं तो हम उस वाले की बात करें, उस कंपाउंड की हम बात करें, उसमें आपके पास एल्डिहाइड भी आ सकता है। ठीक है, उसमें आपके पास कीटोन भी आ सकता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमाइड्स, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो अब जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, ये आपने कहीं लिख लेने हैं और इन स्लाइड्स के अंदर से आपने बस वही पॉइंट्स कर लें तो आई थिंक सो हो जाएगा। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, पहला पॉइंट है नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अगर तो इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा होगा कार्बोनाइल ग्रुप तो डायरेक्ट एडिशन होगी, अगर इलेक्ट्रोफिलिक कम होगा कार्बोनाइल ग्रुप तो कॉन्जुगेट एडिशन ज़्यादा होगी। अब सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है ज़्यादा या कम है। तो इसका आंसर ये है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, वो अगर कोई छोटा ग्रुप है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ, तो जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाओ तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो कम होगी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बोनाइल ग्रुप, वो इतना ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा और इस वजह से एडिशन जो होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल ग्रुप पे नहीं होगी, बल्कि वो होगी डबल बॉन्ड पे, यानी वो होगी कॉन्जुगेट एडिशन। सही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एल्डिहाइड्स आर अनहिंड्रेड एंड एंड एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो अनहिंड्रेड होते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड्स में जो है एक साइड पर सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है। एच का आपको पता है बेचारा छोटा सा ग्रुप होता है, तो वो हिंड्रेंस कॉज नहीं करता, कोई बल्कि ग्रुप तो है नहीं। तो जब बल्कि ग्रुप नहीं है तो मतलब वहाँ पर रिएक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, और जब रिएक्टिविटी या इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो वहाँ पर डायरेक्ट एडिशन होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि कीटोन्स। कीटोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि कीटोन्स में आर ग्रुप्स लगे होते हैं दोनों साइड्स पे। तो डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या हैं, डिपेंड करता है कि जो इनोल इक्विवेलेंट है वो किस तरह का है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अंदर एडिशन भी हो सकती है, डायरेक्ट एडिशन भी हो सकती है और कॉन्जुगेट एडिशन भी हो सकती है। सही है, तो कीटोन्स जो है ये बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, ये जो है वो एल्डोल एडिशन भी दे सकते हैं, यानी डायरेक्ट एडिशन भी दे सकते हैं और ये कॉन्जुगेट एडिशन भी दे सकते हैं। तो चूज़ कौन करेगा? इनोलेट इक्विवेलेंट, जो इनोलेट बनेगा ना आपका, वो चूज़ करेगा कि वो किस तरफ जाएगा। अगर इनोलेट जो है वो स्टेबल होगा तो यकीनन वो कॉन्जुगेट एडिशन देगा। अगर इनोलेट जो है वो अनस्टेबल होगा तो वो कॉन्जुगेट एडिशन नहीं देगा, बल्कि वो डायरेक्ट एडिशन देगा। तो पहला पॉइंट था हमारा नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि चॉइस ऑफ इनोलेट इक्विवेलेंट, दूसरा फैक्टर हमारा हो गया ये। उसके बाद है एस्टर्स एंड अमाइड्स मच लेस इलेक्ट्रोफिलिक एट कार्बोनाइल कार्बन गुड सबस्ट्रेट फॉर कॉन्जुगेट एडिशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी तो कॉन्जुगेट एडिशन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी? कार्बोनाइल ग्रुप की। कार्बोनाइल ग्रुप जहाँ पर लगा हुआ है, अगर कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है तो वो कॉन्जुगेट एडिशन देगा। यहाँ तक हमारे हो गए 2 पॉइंट्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि अगर रिएक्शन जो है वो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड है, यानी कि स्टेबल है, उसका इनोलेट स्टेबल है, तो वो कॉन्जुगेट एडिशन देगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया कि अगर थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड होगा तो तो कॉन्जुगेट एडिशन होगी, और अगर काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा तो फिर वो डायरेक्ट एडिशन होगी। 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि स्टेबल इनोलेट्स, इनोलेट अगर स्टेबल होगा तो वो कॉन्जुगेट एडिशन को प्रमोट करेगा। अब सवाल पैदा होता है कि इनोलेट स्टेबल किस तरह से हो सकता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हम इनोलेट को स्टेबल किस तरह से बना सकते हैं। उसका आंसर ये है कि जब डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा हो ना, यानी जो डायरेक्ट एडिशन हो रही हो, उस रिएक्शन को आप रिवर्सिबल कर दो।
अब वो रिएक्शन रिवर्सिबल किस तरह से होगा? वो रिवर्सिबल तब होगा जब प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल बन रहा होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप कोई ऐसा एडिशन में आप ऐसा प्रोडक्ट बनने दें जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो, ताकि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव करे, तो रिवर्सिबल हो जाएगा रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है मेकिंग इनोलेट आयन सॉफ्टर। सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं और मेकिंग इनोलेट आयन जो है वो स्टेबल भी कह सकते हैं। इनोलेट आयन स्टेबल होगा तो मतलब कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और एडिशन जो होगी वो डबल बॉन्ड पे हो जाएगी। और डबल बॉन्ड पे जब एडिशन होगी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1,4 एडिशन या फिर कॉन्जुगेट एडिशन। और फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है कि माइकल एसेप्टर्स जो होते हैं ना वो प्रोमोट करते हैं कॉन्जुगेट एडिशन को। लेस रिएक्टिव माइकल एसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रोमोट करते हैं कॉन्जुगेट एडिशन को जब वो लेस रिएक्टिव हों। तो लेस रिएक्टिव कब होंगे? जब अल्डोल रिएक्शन जो है हम उसको रिवर्सिबल बना देंगे और कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसको लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना देंगे। तो मतलब ये ऊपर वाले 2 पॉइंट्स और नीचे वाले 2 पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, बस इनकी मेन हेडिंग चेंज है, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने स्टेबल इनोलेट की बात की है और नीचे हम लोगों ने माइकल एक्सेप्टर की बात की है। तो होप सो ये 5 पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। ये वाले 5 पॉइंट्स आते हैं अंडर इनको आप ये भी कह सकते हो कि फैक्टर्स दैट फेवर कॉन्जुगेट एडिशन, या आप कह सकते हो कि फैक्टर्स दैट इफेक्ट ऑन एडिशन रिएक्शंस लाइक डायरेक्ट एडिशन और कॉन्जुगेट एडिशन, या फिर अनसैचुरेटेड कंपोनेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो अनसैचुरेटेड कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, ये भी। तो ये 3 तरह के सवाल इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, बल्कि सॉरी, इसमें से ये ऊपर वाला रह गया। आप सोचते होंगे ये क्या चीज़ है। ये ऊपर जो आपके पास बना हुआ है ना, ये इसमें बताया हुआ है उन्होंने कि ये पहला वाला जो है ये है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, दूसरा वाला है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, तीसरा वाला है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, और लास्ट वाला है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइड। अब देखें यहाँ पर था हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा था, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप जो था ये वाला, ये इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा था। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ आया आर ग्रुप, यानी कि कोई कीटोन था, तो कीटोन की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी सी कम हो गई। उसके बाद एस्टर जब लगा दिया तो एस्टर खासा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है कार्बोनाइल ग्रुप की वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। और अमाइड जब हमने लगाया तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो थी वो सबसे ज़्यादा कम हो गई। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि एस्टर और अमाइड में कॉन्जुगेट एडिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम आगे एस्टर्स को और कॉन्जुगेट एसिड्स को, यानी कि एस्टर्स को और अमाइड्स को डिस्कस करेंगे कि इनमें कॉन्जुगेट एडिशन किस तरह से होती है और ये किस तरह से हेल्प आउट करते हैं कॉन्जुगेट एडिशन को, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि यहाँ से अगर हम लोग मूव करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो रिएक्टिविटी कम हो रही है कार्बोनाइल ग्रुप की न्यूक्लियोफाइल के साथ। क्यों रिएक्टिविटी कम हो रही है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है। जो कम इलेक्ट्रोफिलिक है वो रिएक्टिव भी कम होगा, ठीक है। इसी तरह जो कॉन्जुगेट एडिशन की टेंडेंसी है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जब कार्बोनाइल ग्रुप कम इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है तो कॉन्जुगेट एडिशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है कि एस्टर्स आर एक्सेलेंट एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप्स ऑन इनोलेट और माइकल एक्सेप्टर्स। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि मतलब एक्सप्लेन करें कि एस्टर्स जो है वो किस तरह से एनाइन को स्टेबलाइज करते हैं, या एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप किस तरह से हैं माइकल एक्सेप्टर्स के अंदर, या जो हम इनोलेट्स कहते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो इसका हम लोग, आपको याद होगा कि जब हमने पिछला लेक्चर लिया था उसमें हमने बात की थी कि जब हम लोग इनोलेट को स्टेबल बनाना चाहते हैं तो हम इनोलेट के अंदर क्या करते हैं, एस्टर ग्रुप्स को लगा देते हैं। अब अगर हम इनोलेट्स में एस्टर ग्रुप्स को ऐड करते हैं तो एस्टर ग्रुप्स का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स को ऐड करने की वजह से रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाता है और कॉन्जुगेट एडिशन होती है, ठीक है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बीटा डाइएस्टर कंबाइन 3 यूजफुल फीचर इन कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन। यानी जो बीटा डाइएस्टर्स होते हैं, यानी अगर आप डाइएस्टर्स 2 एस्टर ग्रुप लगा दो तो जो बीटा डाइएस्टर होते हैं वो 3 तरह से वो कंबाइन होकर 3 यूजफुल फीचर्स देते हैं कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शंस में। कैसे कि दे फॉर्म स्टेबल इनोलेट्स एनाइंस दैट अंडरगो क्लीन कॉन्जुगेशन एडिशन। अब इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि इनोलेट एनाइन, यानी कि जो इनोलेट बन रहा होता है अगर वो स्टेबल हो तब कॉन्जुगेट एडिशन होती है। तो मतलब एस्टर्स लगाने से ये हमारे पास क्लीन कॉन्जुगेट एडिशन दे रहे हैं, मतलब कि स्टेबल बना रहे हैं इनोलेट को। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद है कि अगर ज़रूरत हो तो एक से ज़्यादा एस्टर ग्रुप अगर लगे हों तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पर 2 एस्टर ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 के 2 रखो। हो सकता है यहाँ पर कोई स्टेरिक रिपल्शन हो रही हो, अगर दोनों एस्टर ग्रुप्स एक साइड पे हो तो आप एक एस्टर ग्रुप जो है वो रिमूव कर सकते हो बाय द हाइड्रोलाइसिस और डीकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि द रिमेनिंग एसिड और एस्टर आइडियल फॉर कन्वर्जन इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप, यानी जो रिमेनिंग बच जाएगा वो अदर फंक्शनल ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है और ये आ क्यों सकता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है ना आपके पास बनेगा टेट्रा एस्टर प्रोडक्ट, यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें 4 एस्टर्स होंगे, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है कि एक एस्टर, दूसरा एस्टर, ये तीसरा एस्टर, ये चौथा एस्टर, और इसकी यील्ड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 93% यील्ड आती है इसकी। तो ये इसलिए रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे और इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। रिएक्शन में कुछ मुश्किल नहीं है। ये देखें आपके पास एक जो है, अगर आप इसको डिवाइड करें
तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, यानी कि दोनों साइड से एक जैसा ही है। तो आपने इस तरह से एक कार्बन बनाना है। यहाँ पर 3 कार्बन हैं, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है। 1 और 3 पे जो है वो डबल बॉन्ड O भी है और साथ में एस्टर ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, मतलब एथॉक्साइड आइंस भी लगे हुए हैं। और अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो एक एस्टर ग्रुप ये है और एक एस्टर ग्रुप ये है, तो मतलब ये डाई एस्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर आपने डालना है, इसको हम कहते हैं डाई इथाइल मेलेनोएट। मेलोनेट जो है डाई इथाइल मेलोनेट, इसके साथ आपने ऐड कराना है डाई इथाइल फ्यूमेरेट को। फ्यूमेरेट के अंदर और मेलोनेट के अंदर क्या फ़र्क है, इसमें सिर्फ एक कार्बन का एडिशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी इतना ऐसे ही है, और इस साइड वाला देखें तो ये वाला भी ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ पर एक कार्बन एडिशन हुआ है और साथ डबल बॉन्ड की एडिशन हुई है। तो उसको हमने कहा मेलोनेट, इसको हमने कहा फ्यूमेरेट। इसके अंदर हम लोग जब डालते हैं सोडियम एथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल और इसको रिफ्लक्स करते हैं 1 घंटे के लिए। रिफ्लक्स का क्या मतलब है कि हम टेम्परेचर को मेनटेन करते हैं, मतलब टेम्परेचर उसको हीट भी कर रहे होते हैं और वो चेंज भी हो रहा होता है और वो फिर वापस लिक्विड में भी आ रहा होता है, गैस में भी चेंज हो रहा होता है, मतलब ये सारा कुछ इकट्ठा हो रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लक्स होता है ये रिएक्शन। तो रिफ्लक्स करते हैं 1 घंटे के लिए, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आता है जिसमें हमारे पास 4 जो है वो लगे होते हैं एस्टर के ग्रुप्स। अब हमें पता है कि एस्टर जो है वो कॉन्जुगेट एडिशन को प्रमोट करता है, तो ये बड़े मज़े का रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिएक्शन हुआ किस तरह से, ठीक है। इसका जो है मैकेनिज़्म क्या था, इसका मैकेनिज़्म ये था कि देखें आपके पास ये वाला ग्रुप था ना, आपने इसको शो कराया, ठीक है, शो करा दिया। अब आपके पास आया एक एथॉक्साइड आइन। एथॉक्साइड आइन यहाँ से हाइड्रोजन ले गया, ठीक है। दरमियान में जो कार्बन था उसके जो उसके 2 बॉन्ड बने हुए थे ना, तो मतलब उसके पास CH2 था दरमियान में, ठीक है। CH2 जो था उसमें से एक हाइड्रोजन एथॉक्साइड आइन ले गया। जब वो हाइड्रोजन को ले गया है तो यकीनन यहाँ पर जो है वो इनोलेट की फॉर्मेशन हो गई, सही है। जब इनोलेट फॉर्म हो गया है, अब जो पीछे ये वाला था ना, ये वाला डाईथाइल फ्यूमेरेट, ये आएगा मॉलिक्यूल एज अ माइकल एक्सेप्टर। ये माइकल एक्सेप्टर के तौर पे आया। अब इसका डबल बॉन्ड भी ब्रेक होगा और इसका डबल बॉन्ड भी ब्रेक होगा। इन दोनों का जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। किस तरह से, ऐसे यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी, सही है, ये समझ आई। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और ये वाला बॉन्ड टूटा था, इस कार्बन ने तो फ़ौरन से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो कोई भी किसी मॉलिक्यूल को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर कार्बन था ना, ये वाला कार्बन, एक सेकेंड में आपको शो कराती हूँ, ये वाला जो कार्बन था यहाँ पर, इसको फ़र्क पड़ा, उसने साथ वाले के साथ बना लिया, तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर डेफिशिएंसी आ गई, मतलब इस वाले ऑक्सीजन के पास बॉन्ड की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बना, ठीक है। अब क्या हुआ, जो हम एथेनॉल डाल रहे थे, रिफ्लक्स कर रहे थे ना एथेनॉल पे, वो एथेनॉल आया। अब उस एथेनॉल ने आके क्या किया है, उस एथेनॉल ने आके इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक किया है, ठीक है। और यहाँ पर उसने हाइड्रोजन डोनेट कर दी, ठीक है। किस तरह से हुआ कि हाइड्रोजन जब उसने डोनेट की तो उसकी डबल बॉन्ड इसीलिए बना था ना क्योंकि उसकी हाइड्रोजन निकल गई थी। ये डबल बॉन्ड इसलिए क्रिएट हुआ था क्योंकि कार्बन पर डेफिशिएंसी थी। जब कार्बन को हाइड्रोजन मिल गया, डबल बॉन्ड की डेफिशिएंसी ख़त्म हो गई, वो डेफिशिएंसी आ गई इस जगह पे। अब इस वाले कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिल गया हमें, जिसमें हमारे पास क्या है, टेट्रा एस्टर प्रोडक्ट, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास ये टेट्रा एस्टर प्रोडक्ट बन गया। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी वैसे इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि जो है हमारे पास डाई इथाइल फ्यूमेरेट जो है ये एक्सीलेंट माइकल एक्सेप्टर है, ये वाला जो था। उसके बाद है कि 2 एस्टर ग्रुप्स जो हैं वो विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स अल्कीन के अंदर से, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। मैकेनिज्म जो है उसमें डीप्रोटोनेशन है मेलोनेट की, ठीक है ना, मतलब स्टार्ट ही वहीं से हो रहा है रिएक्शन, जहाँ से मेलोनेट की जो है वो डीप्रोटोनेशन हो रही है, यानी उसमें से प्रोटोन एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्जुगेट एडिशन होती है। फिर एंड में क्या होगा, रीप्रोटोनेशन, यहाँ से दोबारा इसको प्रोटोन मिल जाएगा, ठीक है, एथेनॉल से। उसके बाद है 2 एस्टर ग्रुप स्टेबलाइज इनोलेट एंड 2 मोर प्रोमोट कॉन्जुगेट एडिशन। 2 एस्टर जो हैं वो स्टेबलाइज करेंगे इनोलेट आइन को और 2 एस्टर जो हैं वो प्रमोट करेंगे कॉन्जुगेट एडिशन को। फिर हमारे पास है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप टू फेवर कॉन्जुगेट एडिशन। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एस्टर जो है वो विदड्रॉइंग ग्रुप है और वो कॉन्जुगेट एडिशन को फेवर करता है। दोबारा से वही बात है, फेवर किस तरह से करता है कि वो स्टेबलाइज करता है इनोलेट को, और 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो कॉन्जुगेटेड विद अल्कीन के साथ कॉन्जुगेट कर रहे होते हैं, अल्कीन के साथ रिएक्शन करके वो प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव बोथ फीचर्स इन द सेम रिएक्शन, यानी ज़रूरी नहीं है कि दोनों फीचर्स हों। कुछ में सिर्फ इनोलेट को स्टेबलाइजेशन भी हो सकती है, कुछ में सिर्फ कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं अल्कीन के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों फीचर्स सेम रिएक्शन में एक साथ हो। तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट एडिशन कैन बी कैटालिटिक इन बेस। अब उन्होंने कहा है कि जो कॉन्जुगेट एडिशन होती है ना, उसमें आप लोग बेस भी यूज़ कर सकते हैं कैटालिटिक अमाउंट में। कब बेस यूज़ करते हैं, अगर आपके पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जिसकी पीके वैल्यू सही है, ठीक है, मतलब पीके वैल्यू अच्छी है, जिसकी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अच्छा है, तो आपको बस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी बेस चाहिए होगी कैटालिटिक अमाउंट में। कैटालिटिक अमाउंट होती है बहुत थोड़ी सी अमाउंट, गिनी चुनी सी,
प्रॉपर मेयर की हुई क्वांटिटेटिव अमाउंट होती है, तो उतनी अमाउंट आपको चाहिए होती है सिर्फ रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए। बाकी आगे रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल खुद ही देख लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इनोलेट आइन ऑफ प्रोडक्ट प्रोटोनेटेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल टू गिव न्यूट्रल फाइनल प्रोडक्ट। इसमें ना आपको पहले हम लोग रिएक्शन करते हैं, फिर समझ आएगी कि यहाँ पर जो मैं चीज़ें ये जो हैं ये क्या हैं। तो पहले रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में आपके पास क्या है, ये जिस तरह से हम लोग पहले से करते आए हैं कि डबल बॉन्ड ओ होता है, साथ में हम लोग ने यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ है, CO2 यानी कि एस्टर ग्रुप लगाया हुआ है। अब क्या है सीन यहाँ पर हो रहा कि आपके पास एक ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला रिएक्टेंट है। ये वाला रिएक्टेंट आपको पता है, ये वाला रिएक्टेंट फ़ौरन से जो है वो कन्वर्ट होगा और इनोलेट बनाएगा। रिएक्शन जो है वो कैसे प्रोसीड करता है कि यहाँ पर जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो है मॉलिक्यूल जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये देखें ये इनोलेट की फॉर्मेशन हो गई। सही है, इनोल फॉर्म हो गया। और यहाँ पर क्या चेंजिंग आई, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, इसको हाइड्रोजन मिल गया, ये ब्रेक हो गया। ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना, यहाँ से ये जाके इसके पास चला गया। तो रिएक्शन में कुछ भी नहीं हुआ, इसमें हम लोगों ने सिर्फ बेस का वो रोल दिखाया है कि किस तरह से जो है वो कैटालिटिक बेस यूज़ होती है और वो किस तरह से रिएक्ट करती है। यहाँ वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये वाला हाइड्रोजन इस बेस के पास चला जाएगा और ऑक्सीजन पर जो डेफिशिएंसी थी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएंगे, इस ऑक्सीजन पर डेफिशिएंसी आ जाएगी। सही, तो उन्होंने कहा कि प्रोटोन एक्सचेंज सेटअप सा कैटालिटिक साइकिल, तो एक कैटालिटिक साइकिल सा बन जाएगा। इस साइकिल में ना कुछ भी नहीं है, आपने ज़रा ध्यान से सुनना है ये हुआ क्या है। और ये साइकिल नहीं है एज इट इज़, ये बस ऐसे रिएक्शंस को घुमा फिरा के एरो लगाए हुए। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। ये आपके पास था स्टार्टिंग मटेरियल, देखें ज़रा पीछे, यही था ये जिसकी pKa वैल्यू जो है वो 10 से 15 तक। अच्छा हाँ, इनकी ना pKa वैल्यूज़ थोड़ी कर लीजिएगा, शायद ये MCQ में आ जाए, स्पेशली इस वाले की और इस वाले की, मतलब इनकी pKa वैल्यू जो है वो सेम है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, यहाँ से आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल था, उन्होंने कहा प्रोडक्ट जो है वो ये बना है। सही है, प्रोडक्ट यही बन रहा है ना जिसमें कहीं पर भी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, डबल बॉन्ड इधर भी है, डबल बॉन्ड इधर भी है, कहीं पर कोई नेगेटिव का पॉजिटिव का साइन नहीं है। तो हमने ये दिखा दिया ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। उन्होंने कहा स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ से शुरू हो रहा है और प्रोडक्ट जो है वो ये बन रहा है। यहाँ तक समझ आ गई, ये बिल्कुल टोटल चीज़ है एक अलहदा, यहाँ आपने बस एरो लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास जो है वो कैटालिटिक बेस है, ये यही वाली। ठीक है, जो ऊपर थी ना वही नीचे है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली, ये चीज़ हमने उठा के रखी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, कैटालिटिक बेस इसमें ऐड की, बेस ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये वाला हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से। जब ये वाला हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीजन पर डेफिशिएंसी आ गई और डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन ने दूसरे वाले के साथ, मतलब इनोलेट की फॉर्मेशन हो गई। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, इनोलेट हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं कि इनोलेट कैसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हुआ है, जब इनोलेट बन गया आपके पास, अब इस इनोलेट के साथ ये माइकल रिसेप्टर जो है ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरो ये लगाया ना ब्लैक कलर में, ये आपको ये बता रहे हैं कि इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है कब, जब आप ये ऐड कर रहे हो बीच में, मतलब ये और ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट किए और ये इस तरह से बन गया। तो इसमें तो कुछ खास इतना है नहीं, सेम वही है एज इट इज़। इसको उठा के यहाँ चिपका देना है आपने और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये वाला और ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसके बॉन्ड जो है वो बन जाएंगे, इसके पास अलबत्ता डेफिशिएंसी आ जाएगी। समझ आइए यहाँ पर, तो ये इनोलेट बना है प्रोडक्ट का। ठीक है, जब इस वाले को आप हाइड्रोजन प्रोवाइड करोगे ना, यहाँ पे प्रोडक्ट का इनोलेट हमने क्यों कहा, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा बहुत स्टेबल था, उसमें तो कोई इनोलेट नहीं था, कोई नेगेटिव साइन नहीं था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसलिए हमने कहा ये प्रोडक्ट का इनोलेट है। इसको जब आप हाइड्रोजन प्रोवाइड करोगे ना, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के ऊपर आप हाइड्रोजन डालोगे तो इस वाले कार्बन की डेफिशिएंसी वैसे ही पूरी हो जाएगी और ये वाला कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है, सिर्फ आपको जो पहला वाला था ना रिएक्शन, जो ऊपर वाला था ये वाला, ये आना चाहिए। ये रिएक्शन अगर आपको आता होगा तो आप जो है वो इसका कैटालिटिक साइकिल इजीली कर लोगे। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि बेस जो है वो कैटालिटिक अमाउंट में यूज़ हो रही है, तो ये कैटालिटिक साइकिल के तौर पे आपको आ सकता है 2-3 नंबरों का, तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमने रीड नहीं किया था, मुझे नहीं लगता रीड करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत है, आप खुद रीड कर लीजिएगा, समझ आ जाएगी। और इसमें भी इतना कुछ ख़ास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इनामीन्स आर कन्वीनियंट स्टेबल इनोल इक्विवेलेंट फॉर कॉन्जुगेट एडिशन। अब हम लोगों ने पहले बात कर ली कि एस्टर्स जो है वो किस तरह से स्टेबलाइज करते हैं, फिर उसके बाद हमने बात कर ली कि बेस जो है वो किस तरह से एक्ट करती है, बेस किस तरह से कॉन्जुगेट एडिशन को प्रमोट करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इनामीन्स क्या होते हैं। इनामीन्स ऐसे कंपाउंड्स, ये जैसे ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ और भी कोई आर ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं इनामीन। इनामीन जो है ये स्टेबल इनोल इक्विवेलेंट होते हैं और ये जो है इनोल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा कॉन्जुगेट एडिशन को परफॉर्म कराते हैं, कॉन्जुगेट एडिशन को फेवर करते हैं ज़्यादा, और ये जो है ज़्यादा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो जब ज़्यादा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है इसका मतलब है ये ज़्यादा रिएक्टिव भी होंगे।
ठीक है। तो इनको हम लोग क्वांटिटेटिवली प्रिपेयर करते हैं और क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ इनामीन जो है वो हीटिंग रिएक्टेंट टुगेदर। इसमें क्या होता है, इनामीन्स के साथ आपने जब रिएक्शन करवाना हो तो आप हीट करते हैं रिएक्टेंट्स को इकट्ठे, और उसमें जो है वो लिविस एसिड या फिर प्रोटिक एसिड जो है ये कैटलाइज करते हैं, यानी कि कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं लो टेम्परेचर पे। अगर आप हीट नहीं करें, लो टेम्परेचर है तो उस पर आप यूज़ कर सकते हो। इसमें से ना जो मेजर है ना कुछ भी नहीं है, इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, आपने ना पहले ये वाली चीज़ें देखनी है, मतलब फर्स्ट वाली में आप देखें, ऊपर वाली में 6 मेंबर रिंग है, ये भी 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन है, सही समझ आई। और नीचे वाले में देखें 6 मेंबर रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, ऊपर नाइट्रोजन है लेकिन 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो इसमें चेंजिंग कहाँ आई है, ये पूरा का पूरा वैसे ही है, सिर्फ यहाँ ऊपर 6 मेंबर रिंग था, नीचे 5 मेंबर रिंग है। उससे नीचे अगर आप आएँ तो नीचे दोनों 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड भी है जैसे उसमें था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ऑक्सीजन एडिशन है। तो इसको हमने कहा पायरोलाइडीन इनामीन और इसको हमने कहा मॉर्फोलिन, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस था, ऊपर 6 मेंबर रिंग है, नीचे 5 मेंबर रिंग है और उसके नीचे 6 मेंबर रिंग है लेकिन साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। उसके बाद अगर आप इसकी बात करें, ये जो हमारे पास था, इसमें जो है जहाँ इनोलेट वगैरह बनते हैं, इनोलेट वाले में चेंजिंग कहाँ पर आ रही है कि ऊपर देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और साथ OH है। नीचे वाले में ना OMe है, यानी जो है मिथॉक्सी ग्रुप है, और साथ SMe। चीज़ यही है, हर जगह चीज़ यही यूज़ होगी, तीनों में यही है। सिर्फ जो 3 है ना उसमें एक जगह पर तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, और कुछ में ये O के साथ जो चीज़ होगी वो चेंज होगी। जैसे यहाँ पर O के साथ Me आ गया मिथाइल, और यहाँ पर SMe आ गया। इस तरह यहाँ पर जो है O के साथ कुछ भी नहीं आया, O भी रिमूव हो गया, और यहाँ पर जो है वो फिनाइल SO2 आया। अब देखें तीसरी चीज़ क्या है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मिथाइल था तो हमने यहाँ पर मिथाइल साइनाइड डाला है, यहाँ पर SO2 था तो हमने यहाँ पर SiO2 डाला है, सही। और लास्ट चीज़ क्या है कि इस जो जो हमारा पहला वाला ना, सिर्फ आप ये याद कर लें, उसमें क्या होना है, इसमें एज इट इज़ ये जाके साथ मिल जाना है, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा और कुछ भी चेंजिंग नहीं आनी, ठीक है। इसके अंदर जब आप H3O डालेंगे पॉजिटिव तो ये वाला पोर्शन जो है अलहदा हो जाएगा, तो पीछे सिर्फ ये नीचे वाला बच जाएगा, सही है। लेकिन उस नीचे वाला में क्या है, नीचे वाले में ना उन्होंने ये वाला प्रोडक्ट दिखाया ही नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट दिखाया कि डबल बॉन्ड O बना है। तो ये डबल बॉन्ड हो, ये भी डबल बॉन्ड हो, इस तरह से इसकी 95% यील्ड बनेगी, उसकी 75% यील्ड बनेगी। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, प्रोडक्ट सारे सेम ही हैं। अगर आप देखें ऊपर वाला प्रोडक्ट, नीचे वाला प्रोडक्ट, उसके नीचे वाला प्रोडक्ट सारे सेम है, सिर्फ ये नीचे जो ग्रुप्स लगे हैं ना ये वाले, सिर्फ OMe और ये इनका फ़र्क है। तो होप्स आपको ये समझ आई होगी। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू।